वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है बबलू लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ बबलू लिमिटेड, जिसमें हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, कस्टम ड्यूटी, ये हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। सेल्स टैक्स पेड ऑन परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स टैक्स जो पे किया जाता है तो वो मोस्टली आपका एडजस्टेबल और रिफंडेबल होता है, तो फिर उसको इन्वेंट्री कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ नॉन रिफंडेबल सेल्स टैक्स को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे नॉन रिफंडेबल नहीं है तो हम नॉर्मल एजम्पशन लेंगे कि सेल टैक्स जो है हमारा ये आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट के अंदर कवर हो जाएगा। कैरिज पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेजेस, ये रॉ मटेरियल की परचेजेस में ही ऐड होगा। डीमरेज एंड ऑक्ट्राई, अच्छा अब ये अक्सर जो टर्म्स हैं ये न्यू होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो डीमरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो आपको एक फ्री टाइम अलॉट किया जाता है शिप पे, पोर्ट पे, कि शिप पे लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ये आपका फ्री टाइम है, इसके अंदर आप लोडिंग अनलोडिंग कर लेते हैं। तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपका टाइम एक्सटेंड होता है तो आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड डीमरेज कॉस्ट। तो एक डीमरेज कॉस्ट जो है रूटीन में तो हम इसको अपनी नॉर्मल कॉस्ट है अपनी कॉस्ट के साथ ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी होती है। तो जो परचेज या सेलिंग सेलिंग कॉस्ट है उनके अंदर हम अकॉर्डिंगली इंक्लूड कर लेते हैं। समटाइम्स जो डीमरेज कॉस्ट है वो एबनॉर्मल भी लगती है कि आपका किसी इवेंट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिले हो गया और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ी, तो उसको फिर प्रॉफिट और लॉस में चार्ज किया जाता है, उसे इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। फिर जहाँ तक बात है ऑक्ट्राई की, तो ऑक्ट्राई जो है वो बेसिकली इसे आप कह सकते हैं कि किसी भी टाउन या एरिया में एंटर होते हुए गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे ऑक्ट्राई कहा जाता है। ये काफ़ी पुरानी टर्म है, तो पहले ये कॉमन होता था, अब एज सच इतना ज़्यादा ये जो है कॉमन नहीं है। इसकी जगह पे जो न्यू टैक्सेज हैं, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह, उन्होंने ले लिया है। तो ऑक्ट्राई का जो कॉन्सेप्ट है, किसी एरिया में जब गुड्स आती हैं, एंटर होती हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स लगता है, सो काइंड ऑफ टॉल टैक्स, लेकिन ये जो है गुड्स के ऊपर लग रहा होता है। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है यानी उसकी इन्वेंट्री, लेबर की वेजेस जो पे की गई हैं, सुपरवाइजरी सैलरीज, इनडायरेक्ट लेबर वेजेस। इसका मतलब है कि जो ऊपर लेबर वेजेस लिखी हुई हैं ये डायरेक्ट हैं। ऑफिस स्टाफ सैलरीज, सेल्स टीम सैलरीज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फ्यूल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स भी है इसमें, फिनिश गुड्स की परचेजेस भी हैं। तो ये बहुत कम क्वेश्चन में होती हैं, तो इसको हम cost से, कैरिज पेड ऑन फिनिश गुड्स परचेजेस, कैरिज आउट है। अदर इनकम भी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम भी है। इनको हमें सेपरेट लाइन आइटम्स के अंदर प्रेजेंट करना होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस सेपरेट लाइन आइटम में, इंटरेस्ट इनकम सेपरेट में, और अदर इनकम जो है वो भी सेपरेटली शो होगी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, देन डेप्रिसिएशन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कैंटीन के एक्सपेंसेस हैं, सेल्स टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल्स है। तो इसको भी जो है जिस तरह से इनपुट आउटपुट की टैक्स की एडजस्टमेंट होती है तो उस हिसाब से कंसीडर होगा। तो सेल्स को हम सेपरेट कंसीडर करेंगे और सेल्स टैक्स जो रिसीव हुआ है उसको हम अपनी इनकम में शामिल नहीं करेंगे। परचेज रिटर्न रॉ मटेरियल की भी हुई है, परचेज रिटर्न फिनिश गुड्स की भी है, परचेज डिस्काउंट है रॉ मटेरियल का, सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट भी है। जिस चीज़ से रिलेटेड डिस्काउंट होगा उसी के रेलिवेंट आइटम में से लेस होगा। बैड डेट की फिगर गिवन है और फिर सेल्स की फिगर गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक हमें रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस तीनों का गिवन है। कुछ आइटम्स की फिर एलोकेशन दी हुई है। तो डेप्रिसिएशन 70% फैक्ट्री में, बाकी ऑफिस में। इलेक्ट्रिसिटी 65% फैक्ट्री में, बाकी ऑफिस में। फ्यूल 85% फैक्ट्री में, बाकी ऑफिस में। रिपेयर 90% और कैंटीन 80% फैक्ट्री में और बाकी ऑफिस में। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5000 और क्लोजिंग बैलेंस 40,000 दिया हुआ है। इससे हम डाउटफुल डेट का एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जो बैड डेट एक्सपेंस के साथ ही मेंशन कर देंगे। वेजेस बताई हुई हैं कि पेड इन एडवांस हैं 20,000 और एक्रूड और अनपेड हैं 40,000। सो यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ कि ये वेजेस ऑफिस की हैं, ये वेजेस डायरेक्ट लेबर की हैं या इनडायरेक्ट लेबर की हैं, लेकिन क्योंकि ऊपर जो है डायरेक्ट लेबर के लिए भी जस्ट वेजेस का वर्ड यूज़ हुआ था, तो हम ये एजम्पशन लेकर चलेंगे कि ये डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड है। सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स है। तो ये डायरेक्टली अब हम एक तो सेल्स की फिगर पे भी ले सकते हैं, लेकिन अक्सर जो कस्टमर को सेल रिपोर्ट की जा रही होती है तो उसमें सेल्स टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल्स भी शामिल हो। तो कमीशन प्रोबेबली सेल टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट के ऊपर होगा। क्लैरिटी नहीं है तो हम इंक्लूसिव अमाउंट पे ले लेंगे, वरना आप डायरेक्टली नेट सेल्स के ऊपर भी ले सकते हैं। डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट है।
इट मीन्स कि हमें पहले नेट प्रॉफिट की एक फिगर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर 5% उस पर रिम्यूनरेशन लेंगे, और फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर डायरेक्टर रिम्यूनरेशन हमारे पास फिगर आएगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर बबलू लिमिटेड फ्यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है इसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है और उसकी बेस पर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनानी है। तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम का बेसिक फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं। बबलू लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड एंडेड, क्योंकि क्वेश्चन में कोई पीरियड नहीं बताया हुआ तो हम सिंपली जो है ब्लैंक छोड़ देते हैं इसको। हमारे पास सबसे पहले सेल्स आ जाएंगी, जो कि हम वर्किंग बनाकर, क्योंकि सेल्स डिस्काउंट सेल्स रिटर्न वगैरह भी गिवन है, तो हम नेट फिगर ले लेंगे। उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करना है, जिसके बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमें नेट प्रॉफिट में, क्योंकि डायरेक्टर रिम्यूनरेशन की एडजस्टमेंट भी है, तो एक मरतबा तो हम नेट प्रॉफिट डायरेक्टर रिम्यूनरेशन से पहले कैलकुलेट करेंगे, और उसमें से डायरेक्टर रिम्यूनरेशन जो है 5% जब लेस कर देंगे, तो फिर हमारे पास हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा, जो कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम का आंसर होगा। इसी तरह दूसरा हमें एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, तो एंटिटी का नाम बबलू लिमिटेड है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, या आप इसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं, फॉर द पीरियड एंडेड, जो कि हमारी एक ब्लैंक अमाउंट है। इसमें हम परचेजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स को इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल फॉर कंजम्पशन आ जाएंगे, उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल को लेस कर देंगे, तो हमारे पास मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम डायरेक्ट लेबर की जो वेजेस हैं उनको इंक्लूड करेंगे, कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो उनको इंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट की फिगर आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं, तो इसको हम एक सेपरेट वर्किंग कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा डाटा है, तो इसकी एक वर्किंग बनाकर फिर वहाँ से फिगर ले आएंगे। और फिर इसमें हमारे पास जो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके फिगर आएगी, दैट वुड बी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस को ऐड करेंगे, और परचेजेज अगर कोई वर्क इन प्रोसेस की हैं तो उनको भी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स जो अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग थी उनकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें से हम वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो हमारे पास हमारी फाइनल फिगर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये हमारा फॉर्मेट था। अब हम इसके ऊपर जो है डाटा इनपुट करते हैं। सबसे पहली फिगर हमारे पास जो है वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की है, दैट इज 50,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मेंशन कर देंगे। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, तो इसकी क्योंकि काफ़ी रिटर्न वगैरह और इससे कैरेज वगैरह की भी अमाउंट्स हैं, तो इसकी एक वर्किंग डेवलप कर लेते हैं। $2,450,000। नेक्स्ट हमारे पास कस्टम ड्यूटी है, इसको भी हम जो है परचेज में इंक्लूड कर लेंगे रॉ मटेरियल की। $122,500। नेक्स्ट सेल्स टैक्स पेड ऑन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है, इसे तो हमने इग्नोर कर देना है। कैरिज पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेजेस को भी हम इंक्लूड करेंगे। डीमरेज एंड ऑक्ट्राई जो है वो भी, क्योंकि कैरिज किस तरह की कॉस्ट है के अंदर एंट्री के टाइम पर लगती हैं, इनको भी इंक्लूड। तो कैरिज जो पेड है परचेज पे 40, और डीमरेज एंड ऑक्ट्राई जो है दैट इज 73,500।
नेक्स्ट हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोसेस का, तो इनको इंक्लूड कर लेते हैं। ये दोनों जो हैं ये हमारे ओपनिंग स्टॉक्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर की वेजेस हैं, और क्योंकि इनमें एडजस्टमेंट है एक, तो उसको भी कंसीडर करेंगे, तो इसको एक वर्किंग में हम इनकॉर्पोरेट करें। नेक्स्ट हमारे पास जो आइटम्स हैं उसमें सुपरवाइजरी सैलरीज और इनडायरेक्ट लेबर वेजेस हैं, ये दोनों एफ ओ एच, तो फैक्ट्री ओवरहेड की एक वर्किंग बना लेते हैं। तो सुपरवाइज़र की सैलरीज भी और इनडायरेक्ट लेबर वेजेस भी हम इधर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑफिस स्टाफ की सैलरीज हैं और सेल्स टीम की सैलरीज हैं, इनको के रेलिवेंट आइटम में इनकी भी काफ़ी, इनकी भी एक एक वर्किंग बना लेंगे और अलग अलग ये दोनों अमाउंट्स इनकॉर्पोरेट कर देंगे। और सेलिंग के लिए सेल्स टीम की सैलरीज जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बनेगी। इसके बाद हमारे पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, और इसको जो नेचर वाइज अगर हम देखें तो ये एडमिन एक्सपेंस है 12,500। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूल एक्सपेंसेस हैं, तो फ्यूल एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये एडजस्टमेंट है कि 85% फैक्ट्री में और 15% ऑफिस में चार्ज। तो फ्यूल एक्सपेंसेस का 85% फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेगा, दैट वुड बी 340,000, और बाकी 15% क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड है तो वो एडमिन एक्सपेंसेस का हिस्सा बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है 560,000 की, इसमें भी हमें एलोकेशन रेशो दी हुई है 65% फैक्ट्री एंड 35% ऑफिस। तो इसको हमने 65 और 35 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हैं, जो कि बाय नेचर सीम्स लाइक ऑफिस एक्सपेंस, तो इनको ऑफिस में डाल देंगे। प्रॉपर्टी टैक्सेस को भी ऑफिस के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारे एडमिन एक्सपेंसेस का हिस्सा बन जाएंगे। देन हमारे पास फिनिश गुड्स की परचेजेज हैं, लेकिन क्योंकि इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट्स हैं तो इसको हम एक वर्किंग के अंदर कवर कर लेते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास कैरिज पेड ऑन फिनिश गुड्स परचेजेज है, ये भी सेम फिनिश गुड्स की परचेजेज के अंदर ही ऐड हो जाएगा। देन वी हैव कैरिज आउट जो है ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का हिस्सा बनेगा। नेक्स्ट वी हैव अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट इनकम। तो ये चीज़ें हमें स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हैं, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैं, फिर हमें फाइनेंस कॉस्ट लेस कर देनी चाहिए, उसके बाद अदर इनकम ऐड हो जानी चाहिए और फिर फाइनेंस इनकम ऐड हो जानी चाहिए। तो इसमें से जो हमारे पास रेलिवेंट फिगर हैं उसमें फाइनेंस कॉस्ट 148,500 की, अदर इनकम 24,500 की और फाइनेंस इनकम 16,500 की। नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन की फिगर है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं 200,000 के, इनको इंक्लूड कर लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। देन वी हैव डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये बताया हुआ है कि इसको 70-30 की रेशो में एलोकेट करना है। तो फैक्ट्री के अंदर 70%, दैट वुड बी 455,000, और बाकी एडमिन एक्सपेंस के अंदर दैट इज़ 195,000। नेक्स्ट हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इसकी भी एलोकेशन रेशो गिवन है 90% एंड 10%। तो 90% जो है वो हमने FOH का हिस्सा बना दिया और 10% जो है वो हम एडमिन एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैंटीन एक्सपेंसेस 140,000 के, इनका भी रेशो 80-20 का एलोकेशन दिया हुआ है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हम 80% अमाउंट इंक्लूड कर देंगे और एडमिन एक्सपेंसेस में 20%। नेक्स्ट हमें परचेज रिटर्न दी हुई है रॉ मटेरियल की, और रॉ मटेरियल का परचेज डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो रेलिवेंट डिस्काउंट रेलिवेंट आइटम में से ही लेस करेंगे। इसके अलावा हमें परचेज रिटर्न दी हुई है फिनिश गुड्स की 85,000। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स की हमने वर्किंग बनाई थी 6, तो यहाँ इसको हम इंक्लूड कर देंगे। देन वी हैव सेल्स रिटर्न वैल्यू और सेल्स डिस्काउंट, ये दोनों सेल्स में से लेस हो जाएंगी। तो सेल्स की वैल्यू भी हमारे पास है, तो सेल्स की एक वर्किंग बना लेते हैं। सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे, इसमें से हम सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे और फिर सेल्स डिस्काउंट लेस कर देंगे।
इसके अलावा हमारे पास बैड डेट्स की फिगर है 21450। तो बैड डेट्स को जो है एडमिन में भी चार्ज किया जा सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी। तो हम यहाँ पर ये अजम्पशन ले रहे हैं कि सेल्स करना जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है तो रिकवरी भी उन्हीं का काम है, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर रिकॉर्ड होगा। देन वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। फर्दर इंफॉर्मेशन में हम ये देख रहे हैं कि डाउटफुल डेट की प्रोविजन जो है वो 5000 से बढ़ के 40,000 हो गई है। तो 35,000 के डाउटफुल डेट्स हैं, इनको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। वेजेस जो एडवांस में पे हुई हैं तो ये नेक्स्ट पीरियड से रिलेट करती हैं, इस पीरियड का एक्सपेंस नहीं है, इनको लेस कर देंगे। और 40,000 की जो एक्रूड और अनपेड हैं उसी पीरियड की हैं, बेशक पे बाद में होंगी, तो इनको का एक्रूवल के बेस पर इनको रिकॉर्ड कर देंगे। तो प्रीपेड वाली अमाउंट लेस हो जाएगी और एक्रूवल वाली अमाउंट ऐड हो जाएगी। सेल्स कमीशन जो है वो 5% ऑफ सेल्स है, तो ये सेल्स की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन सेल्स टैक्स भी इंक्लूड करना है या नहीं, क्वेश्चन इस पर नहीं क्लियर, तो हम इंक्लूड करके शामिल कर रहे हैं जैसे स्टडी टेक्स्ट में। और डायरेक्टर्स का रिम्यूनरेशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट है। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर मेंशन किया हुआ है, तो जब हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो उसमें से हम 5% डायरेक्टर रिम्यूनरेशन लेस करके फाइनल नेट प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन का सारा डाटा इनकॉर्पोरेट करने के बाद अब हमें टोटल्स की तरफ चलना है। टोटल्स में हम वर्किंग से स्टार्ट करेंगे। हमारी जो पहली वर्किंग है दैट इज़ परचेजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और 2,555,000, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 1705,500, ये भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। थर्ड वर्किंग हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की है 22,030,650, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड कर देंगे। वर्किंग फोर जो है वो एडमिन एक्सपेंसेस की है, इसका टोटल 1,376,855 बना, ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा। वर्किंग फाइव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की है 1,365,450, ये भी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर मेंशन कर देंगे। वर्किंग सिक्स जो है वो परचेजेज ऑफ फिनिश गुड्स की है दैट इज़ 919,700, इसको स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। वर्किंग सेवन जो है ये सेल से रिलेट करती है
16275500, तो इसे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में सेल्स के जगह पे लिख देंगे। तो वर्किंग्स कंप्लीट करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन जो हैं वो परचेजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट कर आ जाएंगे 2976500। इसमें से जब हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स लेस करेंगे तो हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 2626500। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास डायरेक्ट लेबर को ऐड कर आ जाएगी 433200। इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज़ 6535065। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस ऐड करेंगे, परचेजेस भी ऐड करते लेकिन वो ज़ीरो ही हैं, तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग है दैट वुड बी 6656165। जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस को लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएंगी 6556165। इनको हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर मेंशन कर देंगे। अब हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ 7104865। और इस बेसिस पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज़ 9170635। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे हम एक्सपेंसेस जब और जो अदर इनकम वगैरह उसको लेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर डायरेक्टर रिम्यूनरेशन वो हमारे पास फिगर आ जाती है 6320830। इसका 5% हम डायरेक्टर रिम्यूनरेशन लेस करेंगे जो कि 316042 आता है, तो हमारे पास फाइनल नेट प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज़ 6004,789। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।